चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी डिस्क्लेमर। ये सारा कंटेंट सिर्फ जानकारी और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इससे कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले प्लीज़ अपनी रिसर्च ज़रूर करें या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। तो चलिए, आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के Q2 FY26 रिजल्ट्स के बारे में। एक डीप डाइव करते हैं, देखते हैं कि क्या अच्छा गया, कहाँ थोड़े चैलेंजेस आए और आगे का प्लान क्या है कंपनी का। ओके, तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं इस क्वार्टर के जो हेडलाइन नंबर्स हैं उन पर। तो सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। कंपनी ने ईयर ऑन ईयर 10% की सॉलिड कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। क्वार्टर के लिए ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है, कहना पड़ेगा। और अब देखिए EBITDA, मतलब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसने तो 50,000 करोड़ का एक मैसिव माइलस्टोन क्रॉस कर लिया है। सोच के देखिए, ये पिछले साल से 15% ज्यादा है। साफ दिखता है कि कंपनी की ऑपरेशनल स्ट्रेंथ कितनी जबरदस्त है। और आखिर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहां भी 14% की शानदार ग्रोथ। तो कुल मिलाकर टॉप लाइन हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या नेट प्रॉफिट, तीनों फ्रंट्स पर परफॉर्मेंस एकदम सॉलिड रही है। तो सवाल ये उठता है कि ये ग्रोथ आखिर आ कहां से रही है। चलिए देखते हैं कि कौन से बिजनेस सेगमेंट्स इस क्वार्टर के स्टार परफॉर्मर्स यानी कि ग्रोथ इंजन्स बनकर उभरे हैं। सबसे पहले जियो का परफॉर्मेंस देखिए, इट्स माइंड ब्लोइंग। सब्सक्राइबर्स 50 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। 5G अडॉप्शन भी रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इनका जो ARP है, मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, वो टैरिफ बढ़ाने से नहीं, बल्कि इसलिए बढ़ा है क्योंकि लोग ज्यादा डेटा यूज कर रहे हैं और 5G में अपग्रेड हो रहे हैं। मतलब ये है असली ऑर्गेनिक ग्रोथ। और 56% का EBITDA मार्जिन पूरे सेक्टर में सबसे ज्यादा है। दैट्स जस्ट इनक्रेडिबल। और बात सिर्फ मोबाइल की नहीं है। जियो ए फाइबर के साथ कंपनी ने एक और मार्केट को हिला के रख दिया है। ये अब दुनिया का सबसे बड़ा वायरलेस फिक्स्ड ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर बन चुका है। 23 मिलियन से ज्यादा घरों को कनेक्ट कर रहा है। होम ब्रॉडबैंड स्पेस में ये एक बहुत बड़ा डिसरप्शन है। लेकिन इस क्वार्टर का स्टार परफॉर्मर सिर्फ जियो नहीं था। चलिए अब बात करते हैं रिटेल सेगमेंट की। यहां भी ग्रोथ की रफ्तार बिल्कुल फुल स्पीड में है। रिटेल में सबसे पहले जियोमार्ट क्विक कॉमर्स का एक्सपेंशन देखिए। इट्स मैसिव। सोचिए, इतने कम टाइम में 1000 से ज्यादा शहरों में लॉन्च, 5000 से ज्यादा पिन कोड्स कवर करना और 600 डार्क स्टोर्स के नेटवर्क से 30 मिनट डिलीवरी को पॉसिबल बनाना, ये कंपनी की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी को साफ साफ दिखाता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। रिटेल का ग्रॉस रेवेन्यू 18% ऊपर है। इस क्वार्टर में 400 नए स्टोर्स खुले हैं और फैशन ब्रांड्स जैसे अजियो और थीरा, वहां भी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिख रहा है। अरे उनके FMCG ब्रांड्स जैसे कैंपा, उनका रेवेन्यू तो डबल हो गया है। तो ये रिटेल सेगमेंट में एक ऑलराउंड पावरफुल परफॉर्मेंस है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस ही आग लगा रहे हैं। उनका जो ट्रेडिशनल ऑयल टू केमिकल्स या O2C बिजनेस है, उसका EBITDA भी 21% बढ़ा है। और जो मीडिया बिजनेस है, वो भी 28% से ज़्यादा का हेल्दी मार्जिन मेंटेन कर रहा है। तो ये सब तो थी अच्छी खबर, लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तो अब देखते हैं कि कंपनी को कहाँ थोड़े चैलेंजेस या जिसे हम हेडविंड्स कहते हैं, उनका सामना करना पड़ा और मैनेजमेंट उनसे निपटने के लिए आखिर कर क्या रहा है। तो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है पेट्रोकेम बिजनेस से। हो क्या रहा है कि चाइना की तरफ से ओवर कैपेसिटी है और ग्लोबल डिमांड भी थोड़ी वीक है। इसकी वजह से पॉलिस्टर चेन के मार्जिन्स पर प्रेशर बना हुआ है। अब इससे डील करने के लिए कंपनी क्या कर रही है? वो अपनी फैक्ट्रीज को 100% कैपेसिटी पर चला रही है और पूरा फोकस स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड पर डाल रही है। एक और प्रेशर पॉइंट है ऑयल एंड गैस यानी ENP सेगमेंट। यहां KG-D6 फील्ड से प्रोडक्शन में एक नेचुरल डिक्लाइन देखा गया है, लेकिन मैनेजमेंट के पास इसका एक बिल्कुल क्लियर प्लान है। प्लान यह है कि नए वेल्स ड्रिल किए जाएंगे और इसका काम अगले साल के पहले क्वार्टर में ही शुरू हो जाएगा। तो इन चैलेंजेस के बावजूद कंपनी आगे के लिए क्या सोच रही है? फ्यूचर प्लान क्या है? चलिए देखते हैं कि आगे की ग्रोथ आखिर आएगी कहां से। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस क्वार्टर में रिलायंस ने लगभग 40,000 करोड़ रुपए का मैसिव केपेक्स किया है, मतलब इन्वेस्टमेंट। और अहम बात यह है कि ये पूरा का पूरा खर्च कंपनी ने अपने कैश प्रॉफिट से फंड किया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि नेट डेट में ऑलमोस्ट कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन का एक बहुत ही स्ट्रांग साइन है। तो ये पैसा जा कहां रहा है? ये जा रहा है न्यू एनर्जी बिजनेस में। और ये टाइमलाइन देखिए,
ये बिल्कुल साफ दिखाती है कि कैसे कंपनी अब खर्च करने के फेज से यानी कैपेक्स फेज से कमाने के फेज में यानी कमर्शियलाइजेशन फेज में एंटर कर रही है। अगले ही महीने 16 सेल लाइन शुरू, अगले साल की शुरुआत में बैटरी गीगा फैक्ट्री और FY27 तक तो इन फैक्ट्री से रेवेन्यू आना भी शुरू हो जाएगा। फ्यूचर के ग्रोथ ड्राइवर्स भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। जियो में फोकस रहेगा 5G से पैसा कैसे बनाएं उस पर। रिटेल में स्टोर एक्सपेंशन चलता रहेगा और क्विक कॉमर्स को अब फैशन जैसी नई कैटेगरीज में भी ले जाया जाएगा। और AI और डेटा सेंटर्स में वहां कंपनी ने मेटा और गूगल जैसी बिग टेक कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की है ताकि कम पैसा लगाकर मतलब कैपिटल लाइट तरीके से ग्रोथ की जा सके। तो चलिए इस सब को अब समराइज करते हैं और देखते हैं कि इस क्वार्टर से हमारे लिए की टेकअवेज क्या निकल कर आते हैं। कंपनी के CFO का एक स्टेटमेंट है कि क्वालिटी ऑफ नंबर्स इज गेटिंग बेटर, और ये बात बिल्कुल सही बैठती है क्योंकि अब जो ग्रोथ है वो हाई मार्जिन वाले बिजनेसेस जैसे जियो और रिटेल से आ रही है, और ये कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो बिग पिक्चर क्या है? बिग पिक्चर ये है कि रिलायंस अब सिर्फ एक एनर्जी कंपनी नहीं रह गई है, ये बहुत तेजी से एक टेक, कंज्यूमर और ग्रीन एनर्जी पावर हाउस में बदल रही है। कैपिटल डिसिप्लिन स्ट्रांग है और आगे का रास्ता यानी एग्जीक्यूशन पाथ बिल्कुल साफ है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या रिलायंस अब एक एनर्जी कंपनी से ज्यादा एक टेक कंपनी बन रही है? क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताइए। तो अगर ये एनालिसिस पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि अगला डीप डाइव किस कंपनी के रिजल्ट्स पर देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले एनालिसिस में।